अस्सलाम वालेकुम। हमने जो वेबसाइट बनाई ब्लॉग कह लें या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई स्ट्रैपी और रिएक्ट जेएस के ज़रिए से, वो हमारा कोर्स जो है मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। उसके 14 लेक्चर्स हैं और वो यूट्यूब पर मौजूद है, नैनोसॉफ्ट चैनल पर। आप इस चैनल पर आएंगे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब इसके हवाले से जो कुछ स्टूडेंट के पास एरर्स आ रहे थे या जो भी इश्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता चल रहा कि हमने दोबारा से अपनी स्ट्रैपी को रन कैसे करना है। स्ट्रैपी को रन करने के लिए क्या करना है, आपने अपने फोल्डर में आ जाना है जहाँ पर भी आपने वो वेबसाइट स्ट्रैपी को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। अब यहाँ पर हमने 2 फोल्डर बनाए थे, एक फोल्डर के अंदर एक बैकएंड का एक फ्रंट एंड का। चाहे अब आपने जब स्ट्रैपी को रन करना होता है तो क्या करना है, यहाँ पे बैकएंड के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आके आपने CMD को रन करना है। यहाँ पर आके जब मैं CMD को ओपन कर लूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाथ आ रहा है, पूरा पाथ आ चुका है। और यहाँ पे आप लिखना है npm run develop। ये कमांड लिखेंगे तो हमारे पास स्ट्रैपी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हैं मेरे पास स्ट्रैपी जो है वो उसका वेलकम पेज आ चुका है। यहाँ पे इसे लॉगिन करूँगा सिंपली तो ये मेरे पास डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर वो सारे कंटेंट आ रहे हैं जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे। ये हमारे पास कैटेगरी है, पोर्टफोलियो, टैग, यूजर। अब जो दूसरा इशू स्टूडेंट के पास आ रहा था वो कुछ इस तरह से था, जो इस तरह का एरर शो करवाता है 403 वाला। कि हमने कंटेंट टाइप बना लिया, उस कंटेंट टाइप के हमने डाटा भी डाल दिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जब हम उसे एक्सेस करते हैं रेस्टफुल एपीआई के जरिए से तो हमारे पास कोई भी डाटा शो नहीं होता। ये जो इशू आता है इसको कहते हैं एक्सेस, कि आपके पास एक्सेस नहीं है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे सेटिंग में, स्ट्रैपी में, और सबसे लास्ट वाले ये है ग्लोबल सेक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे यूजर्स एंड परमिशंस प्लगइन्स। इसमें आके यहाँ पे रोल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। देन यहाँ पर पब्लिक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आएंगे तो जो जो आपने कंटेंट टाइप बनाया था वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। ये कैटेगरी, पोर्टफोलियो, टैग। अब हमारे पास पोर्टफोलियो शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे टैग्स को ओपन कर लेता हूँ, टैग्स, तो टैग्स हमारे पास आएंगे, ये सारे आ रहे हैं टैग्स, लेकिन हमारे पास पोर्टफोलियोज नहीं आ रही। तो यहाँ पोर्टफोलियोज को ओपन करते हैं और इसको हमने चेक कर देना। चेक करने के बाद आपने इसे लाजमी सेव करना है। सेव करके ये चीज़ आ जाए तो आपने इसको अब चेक कर लेते हैं, इसको पोर्टफोलियोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास डाटा एक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़, जब हम पॉपुलेट कर रहे थे चीज़ों को, अब यहाँ पर मैं अगर पॉपुलेट करता हूँ स्टैटिक करके, तो स्टैटिक का मतलब है वो सारा कुछ जितना भी पॉपुलेट कर सकता है, इमेजेस, गैलरी, टैग्स, जो भी चीज़ें थी वो सारा का सारा हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेट होके आ जाएगा। जैसे कि ये कैटेगरी आ रही है, टैग्स आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, सारा कुछ हमें पॉपुलेट करके दे देगा। यहाँ पर अगर हम दूसरी पोस्ट में चाहें जहाँ पे गैलरी की इमेजेस मौजूद है, ये गैलरी की इमेजेस यहाँ पर मौजूद है, ये गैलरी का डाटा सारा आ गया। इसी तरह से हमारे पास कैटेगरी कौन सी है वो भी आ गया, टैग्स कौन कौन से लगे हुए वो भी आ गए, तो सारा कुछ। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक किसी चीज को पॉपुलेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल टैग्स को करता हूँ, तो टैग्स के लिए यहाँ पे मैं प्लूरल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर मैंने रिलेशन कायम किया था किसी पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो को यहाँ पे मैंने रिलेशन दिया था, यहाँ पे टैग्स, रिलेशन विद टैग, तो इसका रिलेशन था मैनी टू मैनी, मल्टीपल रिलेशंस प्लूरल में, कि पोर्टफोलियो के पास मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, मल्टीपल टैग्स के पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ प्लूरल आ रहा है। अगर मैं इसको सिंगुलर में कर देता हूँ, टैग्स की बजाय टैग कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास टैग वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमारी क्यूरी गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी करता हूँ, कैटेगरी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैटेगरीज प्लूरल कर दूंगा तो हमारे पास डाटा नहीं आएगा कैटेगरी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरीज का डाटा नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है कि जब हमने कैटेगरी का रिलेशन बनाया था, वो बनाया था कि एक कैटेगरी, एक पोर्टफोलियो एक ही कैटेगरी को चूज करेगी। कैटेगरीज हैज मेनी पोर्टफोलियोज, तो यहाँ से मेनी का रिलेशन नहीं था, यहाँ था कि हमारे पास एक ही कैटेगरी में मल्टीपल पोर्टफोलियोज आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह से ये पॉपुलेट करते हुए सिंगुलर प्लूरल में आपने ख्याल रखना होता है। इसी तरह से हमारे पास जब हमने GraphQL को इंस्टॉल किया तो GraphQL को एक्सेस करने के लिए आपने एडमिन पैनल से एक्सेस करना होता है 1337 से, और उसके बाद आपने यहाँ पे GraphQL लिखना है। मतलब आपका स्ट्रैपी जहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पर हमने एडमिन लिखा था, एडमिन के बजाय यहाँ GraphQL आ जाएगा। तो आप यहाँ पर GraphQL का प्लेग्राउंड ले सकते हैं यहाँ पर
GraphQL के लिए जो होता है वो ये वाला URL। यहाँ पर हमारे पास 3000 नहीं आना, वो 3000 पर जो हमारा ऐप चल रही है वो React.js की चल रही है, 1337 पे हमारी स्ट्रैपी चल रही होती है। तो अब हमने स्टार्ट करना है, यहाँ पर आ जाते हैं पोर्टफोलियो वाले में और फ्रंट एंड वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ जाके हमने CMD को ओपन करना है, CMD, और यहाँ पे लिखेंगे npm start। npm start करने से क्या होता है कि हमारी React की ऐप स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास React की ऐप भी स्टार्ट हो चुकी है और हमारा जितना डाटा था वो यहाँ पर आ चुका है। अगर हमारा सर्वर बंद होगा तो यहाँ पर ये डाटा नहीं आएगा, एरर शो कराएगा। अब इसी के साथ हमारे पास एक और जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे वो ये था कि यहाँ पर जब हम फ्रंट एंड में या बैक एंड का कोई भी कोड खोलते हैं, फ्रंट एंड का खोलते हैं, ओपन करते हैं यहाँ CMD को, CMD, और यहाँ पे मैं लिखता था कोड डॉट। कोड डॉट का मतलब होता है कि ये जो फोल्डर है इसको ओपन कर दो विजुअल स्टूडियो कोड में। अब विजुअल स्टूडियो क्या है? ये एक कोड एडिटर है, एक टेक्स्ट एडिटर। जिस तरह एक नॉर्मल नोटपैड होता है जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते हो, इसी तरह से कोड लिखने के लिए एक टेक्स्ट पैड होता है। तो उसको हम जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। इसको आप कहीं से भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेट पे जाएं, विजुअल स्टूडियो कोड लिखें तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड वाली, और इसको सिंपली इंस्टॉल कर लें। किसी भी फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलने के लिए आपने CMD में आके कोड डॉट लिखना होता है। तो वो जो फोल्डर है वो सारा का सारा कोड जो है उसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड जो है टेक्स्ट पैड में विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है और ये हमारे पास सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट एरर की हम बात करने बोले हैं वो है कि हमारे पास 4400 का इशू आता है। लाइक मैं यहाँ पे जाके ओपन कर लेता हूँ किसी भी पेज को और होम पेज को ही ओपन कर लूँ। तो होम पेज पे मैं अपनी क्यूरी में कुछ एक्स्ट्रा, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टाइटल है इसके लिए हमने नाम टाइटल रखा हुआ था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ स्ट्रैपी में आएंगे पोर्टफोलियो और ये टाइटल नाम है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ई लगाना भूल जाता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट की ऐप जो है वो इशू दिखाएगी, एरर दिखाएगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा आ गया एरर, ये मेन पेज है। और अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करूँ और यहाँ पर अगर हम कंसोल को ओपन करें, कंसोल में जाते हैं, कंसोल हमें बताएगा कि यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट और यहाँ पे ये GraphQL का एरर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे GraphQL ओपन करके दे देगा। बट हमारा इशू जो है वो यहाँ पे उसने बता दिया कि 400 बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब आपको खुद देखना है आपकी क्यूरी में कहीं ना कहीं मसला है, मतलब आपकी क्यूरी रन नहीं कर रही जो आपने उसे दी है। तो यहाँ पे हमें पता है हमने ई को मिस किया था, तो इसको मैं वापस ले लेता हूँ। तो इसलिए आपने इस चीज़ को देख लेना है कि आपके पास कोई एरर तो नहीं है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप इस पूरी क्यूरी को कॉपी करें। इस पूरी क्यूरी को कॉपी करने के बाद आपने GraphQL में जाके इसे पेस्ट कर देना है। ये पूरी क्यूरी ले ली और उसके बाद हम GraphQL को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना। ये पेस्ट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले ई खराब किया था, यहाँ पे ई नहीं रखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ रेड लाइन आ गई है। इसका मतलब यहाँ पे एरर मौजूद है और इसको मैंने कंप्लीट कर देना है यहाँ पे। और अगर आपको नहीं पता लग रहा है यहाँ पे क्या एरर है तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन दबाएंगे, वो आपको बता देगा यहाँ पे आपने टाइटल लेना है। वो उसको कंप्लीट भी कर दिया उसने। और अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो तब भी ये जो है ना इशू दिखाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट में इशू आ रहा है, वो कह रहा है ये ब्रैकेट का इशू है। तो यहाँ पर आपने फिर वो देख लेना है कहाँ पे जाके ब्रैकेट लगानी है, तो उससे इशू रिजॉल्व होगा। तो इस तरह से करके आप GraphQL की क्यूरीज यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो क्यूरी ठीक भी है या नहीं, वो आपको डाटा दे रही है या नहीं दे रही। अगर मैं ई को हटा के इसको रन करता हूँ और तो यहाँ पे आ जाएगा कैन नॉट क्यूरी फाइंड, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रहा है टाइटल नहीं मौजूद, क्यूरी फील्ड, ये वाली जो फील्ड है टाइटल वाली वो नहीं है। और वो आपको बता रहा है कि आपका मतलब है टाइटल ई, तो फिर आप यहाँ पे ई लिखें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप की। हमने जब मॉड्यूल इंस्टॉल किए थे वो दो इंस्टॉल किए थे, एक सिंपल बूटस्ट्रैप थी, एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप थी। और जब यहाँ पर हमने साइट हेडर बनाया था, साइट हेडर, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। ये जो हम टैग इस्तेमाल करें, कंटेनर, नैप बार, लिंक कंटेनर, ये सारे के सारे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के हैं। और यहाँ पर जो हमने क्लास नेम के अंदर जो क्लासेस इस्तेमाल की थी ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप की हैं।
अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप ये दोनों डिफरेंट चीजें नहीं है। दरअसल क्या है कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है कंपोनेंट बेस्ड है और ये एक फास्ट लोडिंग वेबसाइट है या वेब पेजेस कह लो, इसके जरिए से बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बूटस्ट्रैप वालों ने रिएक्ट के लिए अलग से अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो बना के रख दिए हैं ताकि आपको क्लासेस इस्तेमाल ना करनी पड़े, आप सिंपल टैग को इस्तेमाल कर लें। जब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जरिए से वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें सिंपल वेबसाइट का इस्तेमाल, सिंपल बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए से हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है, स्टाइलिश होती है, जो भी हम उसका स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी के साथ जब हम रिएक्ट में बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं तो फिर हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप की मदद से वो टैग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जहां पर हमें वो टैग नहीं मिल रहे होते, लाइक जैसे पैडिंग वगैरह, तो उसके लिए फिर से हम जो है बूटस्ट्रैप सिंपल वाली इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो लास्ट बात रहती है वो है डिप्लॉयमेंट के हम इस वेबसाइट को लाइव कैसे कर सकते हैं। इस वेबसाइट को लाइव करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि स्ट्रैपी ने खुद बताए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम जाएंगे स्ट्रैपी डिप्लॉयमेंट, अब स्ट्रैपी जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय हो सकता है, तो उसके लिए उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दी है कि आप इसे कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी बताई है कि एक कोर का उसका मिनिमम CPU होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए और डिस्क स्पेस, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया है। कौन कौन से डेटाबेसेस ये सपोर्ट करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो सारी एप्स, वो प्रोवाइडर्स बताए हुए हैं जहाँ पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। Amazon है, Azure है, डिजिटल ओशन है और इसी तरह से Heroku है, या ये 3 Nginx और Kadi वगैरह है। और अगर आप चाहते हैं या तो आप यहाँ से आके खुद कर लें इसे, यहाँ पर आए Heroku पे क्लिक करेंगे तो ये Heroku की सारी सेटिंग बता देगा किस तरह से आपने इसे डिप्लॉय करना है, किस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। और अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊँ अलग से किस तरह से आप स्ट्रैपी और रिएक्ट की वेबसाइट को हम डिप्लॉय कर सकते हैं, तो आप में से 10 से 20 स्टूडेंट के अगर मुझे इस वीडियो में कमेंट आ गए डिप्लॉयमेंट के, तो इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के जो है आपको दे दूंगा कि किस तरह से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स जो है हमारा स्ट्रैपी और रिएक्ट JS का ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नैनोसॉफ्ट को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।